हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको पहले भी बोला गया है वीडियो के माध्यम से कि जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़िए उसका नेशनल एडिशन यानी राष्ट्रीय संस्करण ही आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय संस्करण में देश की प्रमुख न्यूज़ों को समाहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। उसमें लोकल न्यूज़ नहीं होती है, इसलिए ये पेपर महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें आंकड़े ज़्यादा दिए रहते हैं। चलिए आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रमुखता से न्यूज़ प्रकाशित की गई है कि कांग्रेस ने ठुकरा दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अब यहां पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी। और सोनिया गांधी खड़गे यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को अयोध्या निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये बात बोली है, कहा है कि भाजपा और आरएसएस का है ये आयोजन, चुनावी लाभ लेने के लिए अर्ध निर्माण मंदिर का ही उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि बयानबाजी सामने आ रही थी, कुछ राजनीतिक पार्टियां ये भी बोल रही थी कि जो राम है वो सिर्फ एक पार्टी या एक संस्था के नहीं है, और अगर हमें न्योता आता है तो हम जाएंगे, हमें बुलाया जाता है तो हम जाएंगे। लेकिन जब इसमें इनको बुलाया गया, इनको निमंत्रण दिया गया, तो वो इन्होंने नकार दिया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और इस निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव और सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने बुधवार को पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था में के साथ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। इन्हें सम्मान देते हैं निमंत्रण को, लेकिन इसे अस्वीकार करते हैं। पार्टी का यह कहना है कि यह आयोजन भाजपा और आरएसएस का है, जो चुनावी लाभ लेने के लिए अर्ध निर्माण मंदिर का ही उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि जो पार्टी के कई नेता हैं, जैसे कि गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया हैं, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं और वह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। इसमें अगर किसी को निमंत्रण जा रहा है तो वो उसे सौभाग्यशाली समझे अपने आप को और इसमें निमंत्रण में जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर एक आर्टिकल भी आया है एडिटोरियल पेज पर, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसमें निमंत्रण मिला है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है अखिलेश यादव द्वारा भी। तो एक तरीके से ये जो विपक्षी दल है वो भाजपा को टारगेट कर रही है और भाजपा का निमंत्रण है, इसलिए शायद ये इस आयोजन में नहीं जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वैश्विक विकास और मित्रता का केंद्र बना है भारत, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष पेश की मजबूत और स्थिर भारत की तस्वीर। कहा, तेजी से बदलती हुई विश्व व्यवस्था में विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है भारत। दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसियां अब ये अनुमान लगा रही हैं कि शीर्ष 3 जो विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है उसमें भारत निश्चित तौर पर शामिल हो जाएगा अगले 5 वर्षों में। भारत बना उम्मीद की किरण, वैश्विक विकास इंजन व स्थिरता के स्तंभ की तरह देखा जा रहा है विश्व में इसे। भारतीय कारपोरेट सेक्टर ने कहा है कि जितना बड़ा सपना आप देखेंगे उतना ही मेरा संकल्प मजबूत होता जाएगा। यह स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद नहयान को उन्होंने भाई कहकर संबोधित किया है, यानी कि और जो रिश्ते हैं यूएई के साथ वो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। देखिए, जो 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ तो विदेशी निवेशकों को अपनी सरकार के पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर भारत में बढ़ चढ़कर निवेश करने का आह्वान किया, तो दूसरी तरफ भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसमें बड़े सपने देखने के लिए बोला है। उन्होंने बोला कि आप जितना ज़्यादा बड़ा सपना देखेंगे, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर होंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं उसी हिसाब से आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। देखिए, गुजरात वाइब्रेंट समिट की शुरुआत हालांकि 20 वर्ष पहले हुई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस वर्ष
इसके प्रमुख मेहमान हैं और मेहमान के तौर पर उनको शामिल किया गया है। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया, जबकि वो किसी सम्मेलन में बहुत कम बोलते हैं। अगर बात की जाए COP28 यानी कि पर्यावरण सुरक्षा पर जो सम्मेलन अभी संपन्न हुआ था दुबई में, उसमें तक उन्होंने नहीं बोला था, यानी अपने ही देश में उन्होंने भाषण नहीं दिया था। लेकिन भारत में जब ये वाइब्रेट गुजरात समूह आयोजन हो रहा है तो उसमें उन्होंने भाषण दिया और यह भी बोला कि भारत और UAE आगे चलकर विश्व के सामने एक अच्छी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने एक दूसरे को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उन्हें भाई यानी कि ब्रदर कहकर संबोधित किया है। मोदी ने तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत और विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है, इस पर ज्यादा टारगेट किया उन्होंने। भारत ने विश्व को भरोसा दिया कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया में हमें स्थिरता के स्तंभ, लोक जनित विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन, प्रभावशाली युवाओं के पावर हाउस और परिणाम देने वाले लोकतंत्र के प्रौद्योगिकी के जरिए समस्याओं के समाधान के हब के तौर पर देखा जा सकता है। हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। उद्योग जगत ने भी कुछ घोषणाएं की हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अदानी समूह के जो चेयरमैन हैं गौतम अदानी, उन्होंने कहा है कि गुजरात में अगले 5 वर्षों में वो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात में निवेश के लिए 5 वादे किए हैं। कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विकास इस तरह से करेंगे ताकि 2030 तक राज्य की ऊर्जा का 50% पर्यावरण अनुकूल ईंधन से पूरा हो सके, जैसे कि सोलर इत्यादि। आर्सेलर मित्तल की कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया गुजरात में हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बना रही है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2.4 करोड़ टन प्रति वर्ष होगी। इससे 2029 तक तैयार होने की उम्मीद है। इससे यानी कि स्टील उत्पादन में भी भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। वैश्विक लॉजिस्टिक प्रबंधन एवं सेवा फर्म DP वर्ल्ड ने कहा है कि गुजरात सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इसके तहत नए बंदरगाह बनाए जाएंगे, टर्मिनल बनाया जाएगा और आर्थिक क्षेत्र विकसित करने होंगे। UAE का लुलु समूह जो है वो मॉल इत्यादि जो बनाता है, वो 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अहमदाबाद में मॉल शुरू करेगा। तो ये बहुत बड़ा समिट हुआ, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सफल समिट बोला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। महाराष्ट्र में कोई विधायक अपात्र नहीं, बनी रहेगी शिंदे सरकार। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुना दिया है फैसला। कल भी हमने न्यूज में डिस्कस किया था। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ही असली शिवसेना माना गया है। विधायकों को अपात्र ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था यह फैसला। देखिए, पिछले जून 2022 में हुआ क्या था कि जो शिंदे हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिवसेना पार्टी बनाई और उसमें पहले 16 विधायक अलग हुए और बाद में 14 और विधायक अलग होकर शिवसेना के विधायक शिंदे गुट में आ गए। इससे क्या हुआ कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई और जब पार्टी ही चली गई तो उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला कि पार्टी हमारी है और ये चुनावी आचार संहिता का एक तरीके से उल्लंघन है कि जो जनता है वो ने किसी को वोट दिया और आपने अलग होकर दूसरे पक्ष से हाथ मिलाकर अपने आप को मुख्यमंत्री बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद ये मामला उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया, जो कि शिंदे गुट के नेता हैं। तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट था वो शिंदे गुट के ही पक्ष में आना था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अब ये बोला है कि वो इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। देखिए, इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो 36 घंटे तक ये लगातार उड़ान भरने में सक्षम है और मौसम चाहे जैसा भी हो। 450 किलोग्राम पेलोड है इसकी क्षमता और यह एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। 1000 मील तक लगातार उड़ान भरने में हर तरीके की चुनौतियों का यह सामना और निगरानी कर सकता है। खतरों की पहचान कर उसको पहले ही
नष्ट भी कर सकता है ये ड्रोन। तो भारत जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है और स्वदेश निर्मित पहले, देखिए यहां लिखा भी गया है, स्वदेश निर्मित पहले स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी दृष्टि 10 को भारतीय नौसेना में जल्द ही अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में स्वदेश निर्मित इस पहले यूएवी यानी ड्रोन का अनावरण करते हुए इसे हासिल किया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हाल के समय में हिंद महासागर से लेकर अरब सागर में समुद्री जहाजों पर लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों की चुनौतियों से निपटने के लिए दृष्टि 10 की अहम भूमिका होगी। मानव रहित टोही विमान होने के साथ ही विस्फोटक सामग्री ले जाने में भी ये काफी सक्षम है। उन्होंने हालांकि किसी पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ इशारा करके बोला कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के पास बड़ी संख्या में यूएवी हैं और हम ऐसे में अब किसी भी दृष्टि से उनसे कमतर नहीं है। दृष्टि 10 को नौसेना हैदराबाद से पोरबंदर ले जाएगी, जहां अगले महीने उसे नौसेना के समुद्री अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने दृष्टि 10 को स्वदेश में ही निर्मित किया है। इजराइल विकसित इस यूएवी के 70% उपकरण स्वदेश में बने हैं और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना से हुए समझौते के तहत 10 महीने के भीतर उसे पहला ड्रोन सौंप दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं अब। कचरा बिनने व पोस्टमार्टम में सहयोगी महिलाओं को आमंत्रण मिला है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की विदुला बाई और कांकलेर की संतोषी दुर्गा को रामलला के दर्शन का बुलावा मिला है। विदुला ने कचरा बेचकर कमाए थे 40 रुपए, जिसमें से 20 रुपए यानी कि आधे रुपए उन्होंने मंदिर निर्माण में दान में दे दिए थे। 35 वर्षीय संतोषी अब तक कर चुकी हैं 600 से ज्यादा शवों के पोस्टमार्टम। अगर इनकी हम बात करें, इनकी एक फिल्मी स्टोरी टाइप की है। जो 35 वर्षीय संतोषी हैं, उनके फादर पोस्टमार्टम में सहयोग करते थे, पोस्टमार्टम हाउस में सहयोगी के तौर पर कार्यरत थे। तो वो शराब बहुत पीते थे। जब संतोषी ने उनसे शराब पीने को छोड़ने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हाउस में अगर कार्य करना है तो शराब पीकर ही कार्य करना होगा, वरना पोस्टमार्टम आप नहीं कर सकते हैं। तब संतोषी ने उसमें सहायक के तौर पर कार्य प्रारंभ किया और संतोषी ने यह करके दिखाया कि बिना शराब के भी पोस्टमार्टम हाउस में आप कार्य कर सकते हैं। तो ये एक साहसिक निर्णय था उनका, जो आज भी वो करती चली आ रही हैं। तो इन दो लोग को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जो गरियाबंद जिले की बिदुला बाई हैं वो 85 वर्ष की हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से निमंत्रण स्वीकार तो किया, लेकिन आने में असमर्थता जताई है। लेकिन संतोषी जरूर जाएंगी, वो 16 तारीख को संभवतः जाएंगी अयोध्या। नेक्स्ट न्यूज़ पर अब आते हैं, जिसमें एम्स में बाहर से आने वालों के लिए बनेगा विश्राम सदन। डॉक्टर या स्टाफ आसानी से आवंटित कर सकेंगे विश्राम सदन। देखिए, एम्स के आसपास बड़े डैशबोर्ड लगाकर खाली बिस्तरों की भी जानकारी दी जाएगी। जो बाहर से मरीज आते हैं उनके रुकने की सबसे बड़ी समस्या होती है। आप देखते होंगे एम्स, अगर आप उधर साइड कभी गए भी होंगे तो आपने देखा होगा एम्स के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है। कम से कम 100 से 150 लोग बाहर सो रहे होते हैं, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, किसी भी परिस्थिति में वो मजबूर होते हैं। कई संस्थानों द्वारा वहाँ पर बेड या रूम दिए जाते हैं, लेकिन बहुत से गरीब जो तबके होते हैं, गरीब तबके के लोग या फिर जो थोड़ा अशिक्षित हैं, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाती है कि ये सुविधाएं उन्हें कम दाम पर या फिर मुफ्त में मिल रही हैं। हालांकि एम्स का भी ऐसी ही एक व्यवस्था है जिसमें 1500 बिस्तरों का एक रहने के लिए ठहराव है, लेकिन वहाँ पर भी जो कुछ मिली भगत से बिस्तर जो बेड हैं वो बुक हो जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए ही अब 2000 बेड का एक विश्रामालय बनाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर के लिखने के बाद ही वहाँ पर कोई विश्राम के लिए जा सकेगा, रुकने के लिए जा सकेगा। तो और ये सारी जानकारियाँ डिस्प्ले पर शो करनी होंगी ताकि जो मिली भगत है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत है वो 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और 20 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में 20 जनवरी तक और भेज दिया है। डीप फेक और फेक न्यूज पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये स्टेटमेंट दिया है रामनाथ कोविंद ने। देखिए, कोविंद ने ये बोला है कि जिस तरह से उन्होंने IIMC 55वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिए गए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट का वितरण किया और वर्ष 2021-22 और 22-23 के 65 विद्यार्थी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। तो वहां इन्होंने बोला है कि डीप फेक या फिर फेक न्यूज़ और गलत सूचनाएं जो हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रही हैं। आज कोई भी जानबूझकर गलत सूचना फैलाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनसंचार संस्था यानी IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि IIMC जैसे संस्थानों से पढ़ाई करने वाले पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं के प्रसार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये सब बातें बोली हैं कि किस तरीके से डीप फेक या फिर फेक न्यूज किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, किसी व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है और किसी भी राष्ट्र को किस तरीके से पेश कर सकता है दूसरे राष्ट्र के सामने। यानी कि अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति का डीप फेक के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से कोई वीडियो या ऑडियो प्रसारित किया जाए तो उससे संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस तरफ भी उन्होंने टारगेट किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नियंत्रण शक्ति ना होने पर भी क्या विश्वविद्यालय को माना जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थान? ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई के दौरान ये सवाल किया है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत 180 सदस्यीय प्रशासकीय समिति, जिसे कोर्ट कहा जाता है, में मुस्लिम संख्या का 32 से 37 होने पर सवाल किया कि क्या संवैधानिक कानून में यह स्थिति हो सकती है। भले ही नियंत्रण करने की शक्ति यानी कि कंट्रोलिंग वॉइस जो है वो अल्पसंख्यक के पास नहीं है, फिर भी उसे अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था माना जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रबंधन इकाई में कुछ लोग अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल हैं। तो क्या कुछ अल्पसंख्यक लोगों का प्रबंधन इकाई में शामिल होना पर्याप्त है? यानी मतलब नाम मुस्लिम है या फिर कुछ लोग इसमें मुस्लिम हैं, तो क्या वो पूरी यूनिवर्सिटी या संस्था एक अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था हो सकती है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 30 को कोट किया गया है। यह अनुच्छेद 30 क्या है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिक आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का अधिकार होगा। लेकिन यहां पर इस शिक्षण संस्थान में और भी प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं और भी जो ट्रस्टी वगैरह लोग होते हैं वो हैं। तो ऐसे इसमें कैसे बोला जा सकता है कि ये सिर्फ एक समुदाय का या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का संस्था है? पहले की सरकारों में भी इसको चुनौती दी गई थी, लेकिन मामला टाल दिया गया था। अब ये मामला चल रहा है और पीठ की अगुवाई कर रहे जो प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फिर से पूछा है कि क्या सभी कुलपति पारंपरिक रूप से समिति यानी कोर्ट द्वारा चुने गए हैं। धवन ने कहा 3 को छोड़कर सभी चुने गए हैं। ये जो धवन है, राजीव धवन, ये AMU के वकील हैं। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संविधान पीठ आजकल AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई कर रही है। AMU और 7 अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी 2006 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और AMU में PG पाठ्यक्रम में मुस्लिम छात्रों को दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बात सही है, अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था है तो शैक्षणिक संस्था में कैसा आरक्षण? आरक्षण हर जगह से समाप्त होना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो या फिर कोई भी पद हो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि न्यायिक वेतन आयोग लागू करने के लिए सभी हाईकोर्ट बनाए समिति।
देखिए, दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक हाई कोर्ट के 2 जजों की समिति गठित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है, यानी किसको कितना वेतन मिले, रिटायरमेंट के बाद क्या वेतन हो, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या उनको सेवाएं मिलनी चाहिए, कैशलेस सुविधा होनी चाहिए इलाज में, ये सब बातें ये आयोग देगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, कोविंद समिति को मिले 5000 से अधिक सुझाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने लोगों से मांगे थे सुझाव, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। आप भी सुझाव दे सकते हैं। राजनीतिक दलों को लिखा गया था पत्र, 15 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। इसमें जो रामनाथ कोविंद हैं वो समिति के अध्यक्ष हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो समिति बनी है उसमें रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हैं और अब तक 5000 से अधिक ईमेल प्राप्त हो चुके हैं और 15 जनवरी लास्ट डेट है। इसमें अब तक 2 बैठकें सितंबर 2023 में इस समिति का गठन हुआ था और इसमें अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। समिति पर विचार करने के बाद ही, मंथन के बाद ही क्या रिजल्ट होगा वो बताया जाएगा। समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग के विचार भी सुने हैं। इस मुद्दे पर दोबारा विधि आयोग को चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है। 6 राष्ट्रीय दल, देखिए यहां लिखा गया है 6 राष्ट्रीय दल, 33 राज्य स्तरीय दल और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी पत्र भेजा गया था और उनसे सुझाव मांगे गए थे, इस उद्देश्य से कि जो खर्चा है, जो समय है, उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर में युद्धपोत भेजेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश रक्षा मंत्री सॉप्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है मुलाकात और LRG की इसी साल और CRG की अगले साल होगी तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन गए हुए हैं। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस 2002 में, जनवरी 2002 में ब्रिटेन गए थे। उसके बाद यानी कि लगभग 22 साल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं, यानी कोई रक्षा मंत्री 22 साल बाद ब्रिटेन गया है। ब्रिटेन ने भारत से कहा है कि वह हिंद महासागर में अपनी रॉयल नेवी के युद्धपोत भेजेगा। इसे ब्रिटेन भारत के बीच प्रगाढ़ होते रणनीतिक संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री हैं ग्रांट सॉप्स ने कहा है कि लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप यानी कि LRG को इस साल तैनात किया जाएगा और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CRG की 2025 में संयुक्त भारत ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए तैनाती होगी। इन्हें भारतीय सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए भेजा जाएगा। सॉप्स ने कहा है कि स्वाभाविक साझेदार के तौर पर भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी आदान प्रदान होगा, क्योंकि अभी ब्रिटेन इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि भारत और ब्रिटेन का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता होने वाला है। इसको लेकर एक वीडियो बनाया गया था कल, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेद 370 का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। देखिए, अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जम्मू कश्मीर के पूर्व जज और इस मामले में याचिकाकर्ता रहे मुजफ्फर इकबाल खान ने पुनर्विचार याचिका दायर की है अदालत को और बोला है कि वो फिर से इस बारे में विचार करे कि क्या अनुच्छेद 370 हटना संवैधानिक है या फिर किसी राजनीतिक दबाव में लिया गया है। कर्नाटक में 10% जमीन अधिग्रहण पर ही दे दिए गए सड़क परियोजनाओं के ठेके। देखिए, समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पकड़ी अनियमितता, अफसरों को फटकारा और कहा कि एडवांस के फेर में दिखाई गई जल्दबाजी ताकि नेताओं को खुश किया जा सके। देखिए, इसमें जो नियम है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का कि जब तक 90% जमीन का अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक ठेके नहीं दिए जाएंगे या फिर ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक में हुआ क्या कि सिर्फ 10% जमीन 10% जमीन का अधिग्रहण हुआ और पैसे भी कंपनी को दे दिए गए सड़क बनाने के लिए। तो ये खुलासा खुद नितिन गडकरी ने किया है और इसमें जल्द ही सुधार करने की बात बोली है और ये किया सिर्फ इसलिए गया ताकि नेताओं की जो मनचाही कंपनियां हैं उनको ठेका दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। WHO सूचकांक में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध में प्रयुक्त शब्दावली भी। देखिए, आयुष मंत्रालय ने WHO के ICD
11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 को लॉन्च किया है। इससे बीमारियों को परिभाषित करने के लिए एक कोड के रूप में वैश्विक एकरूपता आएगी। आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जो आयुर्वेद है या फिर यूनानी सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संशोधन में शामिल किया गया है। इससे बीमारियों को परिभाषित करने के लिए एक कोड के रूप में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं की वैश्विक एकरूपता आएगी। इसके अलावा इन कोडों का जो उपयोग है वो विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने में भी किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है और भारतीय चिकित्सा के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित 4 बड़ी जातियों पर केंद्रित होगा अगला चुनाव। ये 4 जातियां कौन सी हैं? गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। इस पर ही 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट में भी आवंटन किया जाएगा, इन पर फोकस किया जाएगा। आर्थिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को हर हाल में रखा जाएगा जारी। अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है, 2 संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि किसान सम्मान निधि जो मिलती है 2-2 हज़ार की 3 किस्तें सालाना मिलती हैं, उन किस्त को महिलाओं के लिए बढ़ाकर शायद 12,000 किया जा सकता है और जो पुरुष किसान हैं उनके लिए ये किस्त 8,000 रुपए की जा सकती है। तो ये भी बड़ा जो बदलाव है या जो पहल है या लाभ है वो 1 फरवरी को देखने को सुनने को मिल सकता है। दृष्टि 10 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि परेड की झांकियों के लिए बनी 3 साल की योजनाएं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने इस अवधि में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की खाका बनाया। ज़्यादातर राज्यों ने योजना से जताई सहमति। तथ्यों के आधार पर पंजाब की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया गया है। इस साल जो गणतंत्र दिवस परेड में सभी राज्यों की झांकियों का जो चयन है वो बहस को सिरे से समाप्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बड़ा नीतिगत परिवर्तन करते हुए 3 साल की योजना तैयार की है ताकि इस अवधि में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व या उनको प्रतिनिधित्व करने का समान अवसर मिले। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक समेत अब तक 28 राज्यों ने 2024, 25 और 26 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए रोलिंग प्लान से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। झांकी के चयन के लिए परामर्श प्रक्रिया पिछले साल 25 मई को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शुरू हुई। इसके बाद 3 साल की योजना तैयार की गई। राज्यों को पिछले साल विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू होते ही यह बता दिया गया था कि गणतंत्र दिवस परेड में 3 साल की रोलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देना है। ऐसे में अब किसी राज्य के विरोध या आपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी वो यहां पर पंजाब को टारगेट कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा गया है कि धारा के विपरीत तैरती कांग्रेस। ये एक तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है ये कि देश इस समय जिस तरह से राम धुन में रमा हुआ है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इंडिया की एकजुटता और कांग्रेस की न्याय यात्रा कारगर रहने वाली है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस समय पूरा देश राममय है और राम मंदिर जो भव्य निर्माण हो रहा है उसको लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अभी देश के समक्ष और भी मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि भ्रष्टाचार, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संगठन, लेकिन इस समय जो एकजुटता देश दिखा रही है वो राम मंदिर को लेकर दिखा रही है। आगे वो बता रहे हैं कि देश के जो अधिकांश नेता हैं वो ड्राइंग रूम राजनीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी कम से कम सड़कों पर उतरने की तो सोच रहे हैं, किंतु उनकी जो रणनीति है वो सही नहीं है। उन्होंने कई विवादास्पद लोगों से मुलाकात कर अपने और पार्टी के लिए समस्याएं बढ़ाई हैं। वहीं चुनावी गठजोड़ भी पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहा है। धरातल पर जहां 2 दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहले से संघर्ष होते रहे हैं, वहां पर अब मित्रता बड़ी उलझी हुई चीज दिखती है। उन्होंने बताया कि जहां जहां राहुल ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करी थी वहां पर भी कोई खासा लाभ नहीं हुआ था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, देखिए यहां पर आंकड़े दिए भी गए हैं, दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने 21 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से गुजरे थे भारत यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो 21 में से कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। राजस्थान में 12 में से उन्हें 9 सीटों पर जीत मिली। तेलंगाना में 29 में से गुजरे थे वो, जिसमें 12 सीटें उन्हें मिली हैं। हालांकि तेलंगाना में और भी पहलुओं ने काम किया था वहां पर जीत का, कांग्रेस की जीत का।
आगे इसमें बताते हैं कि 2019 का जो चुनाव, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने तालमेल करके तो चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा को लोकसभा में केवल 10 सीटें मिली, जबकि सपा को 5 सीटें मिली। कई क्षेत्रों में सपा समर्थकों ने तो बसपा उम्मीदवारों को वोट दे दिए, लेकिन बसपा समर्थकों ने सपा उम्मीदवारों को वोट ही नहीं दिए। तो एक तरीके से ये जो गठजोड़ है कार्यकर्ता स्तर पर भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम आगे बात करें इसमें कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है राम मंदिर का, कई बड़े नेता जाने से मना कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं से आप खेल रहे हैं। एक समुदाय को खुश करने के लिए आप दूसरे समुदाय को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस बीच हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अक्सर बयान देने वाले राष्ट्रीय जनता दल विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पटना में एक पोस्टर लगाया। इसमें लिखा गया कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी है और स्कूल का मतलब प्रकाश होता है। राम मंदिर के विरुद्ध विपक्षी दलों का यह प्रलाप तब हो रहा है जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पटना में एक तरफ राम मंदिर विरोधी पोस्टर लगा, तो वहीं नए साल के पहले ही दिन करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह स्पष्ट है कि सभी 2 लाख श्रद्धालु स्वर्ण नहीं थे। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने यह कहकर सफाई जरूर दी कि इस पोस्टर का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही सफाई कांग्रेस प्रवक्ता ने सैम पित्रोदा के राम मंदिर के संबंध में आई टिप्पणी पर भी दी थी। जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा का बयान कांग्रेस के आधिकारिक रुख को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि उन बयानों का लाभ भाजपा को जरूर मिला। इस बार भी वही स्थिति है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वह खुशी किसी जातीय दायरे में नहीं बंधी है, यानी कि रामलला जो है वो किसी एक जाति के नहीं है, वो सभी के हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है राम मंदिर निर्माण में जाने से मना करना, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना करना, या फिर जो अब न्यायिक यात्रा होने वाली है उसकी जो मणिपुर से जो शुरुआत होने वाली, ये सब सारी बातें विपरीत प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है पश्चिमी देशों को चुनौती देता ब्रिक्स, और इसमें बताया गया है कि ब्रिक्स के वैश्विक आर्थिक विकास का अगुवा बनने से कई देशों में इसमें अपना भविष्य दिखने लगा है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्राध्यापक डॉक्टर NK सोमानी द्वारा। वो बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के समूह ब्रिक्स का विस्तार हो गया है। ब्रिक्स में अब 6 कंट्री पहले जुड़ी थी। देखिए मैंने वीडियो भी बनाया था, तो उसमें उस वक्त तक अर्जेंटीना भी उसमें था, लेकिन बाद में अर्जेंटीना उसने अपने आप को अलग कर लिया क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। बाकी जो सम्मिलित हुए हैं उसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने इस समूह में आवेदन किया था शामिल होने के लिए, पूर्णकालिक सदस्यता के लिए, और अर्जेंटीना ने भी किया था। लेकिन अर्जेंटीना ने सदस्यता वापस ले ली क्योंकि वहां पर नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने बोला कि ये अभी सही वक्त नहीं है इसमें शामिल होने का। पश्चिमी देश एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों के ब्रिक्स का हिस्सा बनने के बाद अब ब्रिक्स की क्षेत्रीय गतिशीलता को बदलने की क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ, अब ब्रिक्स प्लस हो गया है। वैश्विक जीडीपी में पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों की हिस्सेदारी 2011 में, देखिए यहां लिखा गया है, 2011 में 20.51% थी, जो 2023 में बढ़कर 26.62% हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स जिस तरह से वैश्विक आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बनकर उभरा है, उससे विकासशील देशों को इसमें अपना भविष्य नजर आने लगा है। इन्हें अगर ब्रिक्स में दो तरफा लाभ नजर आ रहा है तो उसका पहला आर्थिक और दूसरा रणनीतिक कारण है। दोनों ही स्तर पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है। सऊदी अरब और UAE अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए ब्रिक्स से लाभ लेना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह से ब्रिक्स देशों का मुख्य फोकस आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन रहा है, मिस्र जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इसका लाभ मिल सकता है। इसमें कई देश इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि जो कई अमेरिका से जुड़े हुए देश भी हैं जिनके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत और चीन के संबंध हमेशा से अच्छे नहीं रह रहे हैं। उतार चढ़ाव इस संबंधों में बना हुआ है और ये दोनों ही देश ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। तो अमेरिका को खुश रखना और इन दोनों देशों के साथ अपना सामंजस्य बिठाना भी ये इस समय काफ़ी तालमेल वाली स्थिति होगी। पश्चिमी देशों का यह कहना सही नहीं है कि अगर ब्रिक्स का अपना कोई साझा दृष्टिकोण है ही नहीं और यह केवल बातचीत की दुकान है। ये पश्चिमी देश बोल रहे हैं। ब्रिक्स के देश आज वैश्विक आर्थिक विकास के अगुवा बनकर उभर रहे
हैं। ब्रिक्स की आलोचना करने के बजाय उन्हें इसके शिखर सम्मेलनों और बैठकों में उठाए जा रहे मुद्दों पर भी गौर करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 2028 तक 5 अरब डॉलर की हो जाएगी आर्थिकी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों से हुई है प्रगति। 919 अरब डॉलर एफडीआई आया है 2023 में और 595 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ 9 वर्षों में आया है। जीडीपी में 7.3% की वृद्धि बेहतर सकारात्मक है, बहुत ही सकारात्मक मानी जाएगी। ये स्टेटमेंट दिया है एसबीआई चेयरमैन ने। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा भारत। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण के सत्र में उन्होंने बोला कि विकसित राष्ट्र बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 2027 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाएगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित दूसरे कई कॉर्पोरेट दिग्गजों ने भी भारत की तेज आर्थिक विकास दर और इससे बुनियाद जो मजबूत हो रही है भारत की, उसकी तरफ भी फोकस किया है। इस साल बाजार में आएगी मारुति की इलेक्ट्रिक कार। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत ब्रांड जो चना दाल है वो अधिक बिकने वाला ब्रांड हो गया है, क्योंकि थोक मार्केट में या फिर जो मार्केट में आप दूसरी दाल खरीदते हैं कंपनी की, वो 80 रुपये मिलती है, भारत दाल मिल रही है 60 रुपये की, और ये भारत सरकार की पहल है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल व्यक्ति, ये स्टेटमेंट दिया है मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी ने इसमें बोला कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस समय सफलतम प्रधानमंत्री के तौर पर उभर रहे हैं। गौतम अदानी ने भी यही बात बोली है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें ब्लिंकन के दौरे के बीच गाजा व इजराइल में भीषण हमले हुए हैं। अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं, तो भी गाजा, हालांकि ये अरब देशों का संदेश लेकर गए थे कि युद्ध विराम किया जाए, लेकिन इजराइल फिर भी नहीं मान रहा है। वो हमास पर लगातार हमले बरकरार रख रहा है। भारत से विवाद के बीच मालदीव और चीन के बीच कुछ अहम समझौते हुए हैं। चिनफिंग के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुइज्जू को पुराना दोस्त बताया है और कई परियोजनाओं पर इस पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बुधवार को बैठक की। राष्ट्रपति मुइज्जू की बीजिंग की पहल राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया गया है। इस दौरान 20 प्रमुख समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 11 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब देखिए ज़्यादा न्यूज़ को कवर किया जाता है तो संभावित सी बात है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।